Hello everyone, a very warm welcome to Civils Prep. We have already started our new NCERT series. अपनी न्यू NCERT सीरीज जैसे जैसे मैं खुद पढ़ती जा रही हूँ तो मुझे ये खुद रियलाइज हो रहा है कि ओल्ड वाली NCERTs के कंपैरिजन में कितना ज्यादा ये यूपीएससी ओरिएंटेड बनाई गई है। जैसे ये यूपीएससी के लिए ही बनाई गई हो, यूपीएससी जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है उसी पैटर्न पे हमारी इस NCERT में इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी, आई थिंक लास्ट टू लास्ट चैप्टर में, जो संगम एज से रिलेटेड जो हमारी लैंड फॉर्म्स होती हैं उनका जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ा था, वो हम यूपीएससी की प्रिपरेशन में पढ़ते हैं। अब एनसीईआरटीज भी उसको मेंशन करने का काम कर रही है। और एनसीईआरटीज जिस तरीके से हमारे वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हमारे आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके वेरियस एस्पेक्ट्स को लिंक करने का काम कर रही हैं, वो हमें यूपीएससी की प्रिपरेशन में रिक्वायर्ड होता है। ये कुछ चीजें जो हैं ये हमारी न्यू एनसीईआरटीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी यूपीएससी के लिए, उन चीजों को बताती है। तो इसीलिए आपको ये एनसीईआरटीज की सीरीज अच्छे से फॉलो करनी चाहिए अगर आप यूपीएससी की फील्ड में एक बिगिनर हैं और यूपीएससी में अपनी कमांड को अच्छा बनाना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर विच इज द 6th चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज बिगिनिंग्स ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन। अब सिविलाइजेशन वर्ड जब भी हमारे पास आता है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सिविलाइजेशन एक्चुअल में होता क्या है। एंथ्रोपोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने भी इस सिविलाइजेशन वर्ड को पढ़ा होगा, तो वो देखते हैं कि सिविलाइज्ड पीपल ऐसे पीपल थे जो ज्यादा वेल मैनर्ड माने जाते थे। लेकिन सिविलाइजेशन क्या होता है? तो सिविलाइजेशन को हमारी ये बुक डिफाइन करती है, द टर्म इज यूज्ड फॉर एन एडवांस स्टेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज। तो ह्यूमन सोसाइटीज वेरियस स्टेजेस के थ्रू प्रोग्रेशन करती है, तो उन वेरियस स्टेजेस में सबसे ज्यादा जो एडवांस्ड फॉर्म जो मानी जाती है हमारी सोसाइटी की, वो सिविलाइज्ड सोसाइटी मानी जाती है। और ऐसी एक सोसाइटी जो इस एडवांस्ड स्टेज पे एट प्रेजेंट है वो सिविलाइज सोसाइटी है, या उस सोसाइटी की सिविलाइजेशन उस टाइम पे चल रही है। सिविलाइजेशन के कुछ यहाँ पे फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कि ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक अगर कोई सोसाइटी फॉलो कर रही है तो वो सिविलाइजेशन के अंडर आती है, वो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी है। जैसे कि उस एक पर्टिकुलर सोसाइटी में किसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का होना जरूरी है। वो गवर्नमेंट वहां के लोगों को रेगुलेट करने का काम कर रही है। वो जो कम्प्लेक्स सोसाइटी, अब क्योंकि विद टाइम जो है नंबर ऑफ पीपल जो है वो बड़े थे, पॉपुलेशन जो है विद टाइम इंक्रीज हुई थी। अब नंबर ऑफ पीपल अगर बड़े हैं तो वो ग्रुप्स में रहना शुरू कर देते हैं, और जब वो लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स में रहना शुरू कर देते हैं तो उन ग्रुप्स को मैनेज करने के लिए हमने पिछले लेक्चर्स में भी देखा था कि किसी एक लीडर या चीफटेन को अपॉइंट करा जाता था, तो चीफडम को अपॉइंट करा जाता था, ताकि वो जो पर्टिकुलर लीडर है वो लीडर उस बड़ी वही पॉपुलेशन के साथ के ग्रुप को मैनेज कर सके। तो गवर्नमेंट का भी सेम पर्पस होता है। किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहा है, कोई एक गवर्नमेंट वर्क कर रही है, तो वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी को मैनेज करने का काम करता है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी सिविलाइजेशन का अर्बनिज्म। अगर कोई सोसाइटी विलेज लेवल से बढ़ के अर्बनाइज्ड सोसाइटी की तरफ जा रही है, यहाँ पे टाउन प्लानिंग जैसे टाउन प्लानिंग शुरू हो चुकी है, सिटीज की ग्रोथ हो चुकी है, उनका मैनेजमेंट शुरू हो चुका है, और इस मैनेजमेंट में ड्रेनेज सिस्टम भी इंक्लूड होता है, तो ऐसे कुछ फीचर्स अर्बनिज्म की तरफ अगर वो सोसाइटी जा रही है तो वो सिविलाइजेशन का सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उस एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में वेरियस क्राफ्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल, जैसे कि स्टोन्स, मेटल, इनका मैनेजमेंट। कुछ इनसे ही इस रॉ मटेरियल से किसी एक फिनिश्ड गुड का जो है फॉर्मेशन करवाना, तो ये क्राफ्ट्स की कैटेगरी के अंडर आता है। तो ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है। देन इस सिविलाइज्ड सोसाइटी में ट्रेड होना चाहिए, और वो ट्रेड इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके का ट्रेड जो है वो हो सकता है। इंटरनली मतलब विद इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी आपस में अगर किसी कमोडिटीज का एक्सचेंज हो रहा है, यूजफुल कमोडिटीज का एक्सचेंज हो रहा है तो वो इंटरनल ट्रेड की कैटेगरी में आता है। और उस पर्टिकुलर सिविलाइज सोसाइटी के बाहर डिस्टेंट रीजन्स में आपस में डिस्टेंट रीजन से अगर एक्सचेंज हो रहा है ऑफ वेरियस कम्युनिटीज तो वो एक्सटर्नल ट्रेड की कैटेगरी में आ रहा है। तो एक सिविलाइज सोसाइटी या सिविलाइजेशन के अंदर ट्रेड होना चाहिए, बोथ इंटरनल ट्रेड एज वेल एज एक्सटर्नल ट्रेड। फोर्थ इसका फीचर है देयर मस्ट बी सम फॉर्म ऑफ राइटिंग, ताकि जो वो सिविलाइज्ड सोसाइटी के ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सके, एज वेल एज वहां की जो सोसाइटी में जो भी चीजें जो प्रेलेवेंट है एट दैट टाइम उसका रिकॉर्ड लिखा जा सके, उसका रिकॉर्ड रखा जा सके। तो यहाँ पे राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कल्चरल आइडियाज होना चाहिए। अब ये अपनी कल्चरल आइडियाज को वेरियस फॉर्म्स के थ्रू ये एक्सप्रेस कर सके, जैसे कि आर्ट फॉर्म्स, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ऑरल ट्रेडिशन या सोशल कस्टम्स के थ्रू इन कल्चरल आइडियाज को एक्सप्रेस किया जाता है इन द सिविलाइज्ड सोसाइटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कि एक प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर होना चाहिए।
सिविलाइजेशंस जब भी हमारी एंशियंट टाइम की डेवलप हुई थी तो वो जनरली किसी ना किसी वाटर सोर्स के पास डेवलप्ड हुई थी। वाटर सोर्स के पास डेवलप्ड होने का यहाँ भी फायदा ये होता था कि वो फर्टाइल रीजन वहां पे प्रेजेंट होता था, क्योंकि वाटर या रिवर जो है वो अपने साथ सेडिमेंट्स को लाते हैं, तो सेडिमेंट्स वहां की सॉइल को फर्टाइल बनाने का काम करती थी, जो वेरियस टाइप ऑफ क्रॉप्स के कल्टीवेशन को सपोर्ट करती थी। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर भी प्रेलेवेंट होता था, तो सिविलाइज सोसाइटी में एग्रीकल्चर का प्रेलेवेंट होना भी जरूरी होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें बताते हैं कि सिविलाइजेशन, जिसको हम वर्ड यूज कर रहे हैं कि हम सिविलाइजेशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उस सिविलाइजेशन को हमने एक्चुअल में सिविलाइजेशन क्यों कहा, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर्टिकुलर सोसाइटी में थे कि हमने उस सोसाइटी को सिविलाइज सोसाइटी या सिविलाइजेशन कहा। तो सिविलाइजेशन जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट टाइम पीरियड में हमारे ओरिजिनेट हुई थी। सबसे पहले सिविलाइजेशन जो हम देखते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इसको हमने फर्स्ट सिविलाइजेशन कंसिडर करा था, दैट वाज मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया जो आज का हमारा इराक और सीरिया वाला रीजन है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि मेसोपोटामिया एक्चुअल में है कहाँ। तो मेसोपोटामिया हमारा इराक और सीरिया वाले रीजन को हम मेसोपोटामिया कहते हैं। ये अराउंड 6000 ईयर्स अगो हम इस सिविलाइजेशन का जो बिगिनिंग है वो देखते हैं। तो 6000 ईयर्स अगो मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है वो बिगिन हुई थी। इसके बाद इजिप्ट की सिविलाइजेशन कुछ सेंचुरीज के बाद इसका बिगनिंग हम देखते हैं, और फिर हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम में ये टाइमलाइन दी गई है कि 4000 बीसी के टाइम पे में हम मानते हैं कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का बिगनिंग हुआ था। फिर उसके हमने देखा कि एक सेंचुरी के बाद इजिप्टियन सिविलाइजेशन का बिगनिंग हुआ, तो एक सेंचुरी यानी कि 3000 बीसी के पास इजिप्टियन सिविलाइजेशन, एंड अराउंड 2000 बीसी या 2600 बीसी टू बी मोर प्रिसाइज इसको कंसिडर करा जाता है हमारी इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, या इसी को ही हम इंडस वैली सिविलाइजेशन, या इसी को ही हम अल्टरनेटिवली हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो इसका बिगिनिंग जो है वो कंसिडर किया जाता है अराउंड दिस टाइम। तो ये टाइमलाइन आपको याद होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हमारी न्यू एनसीईआरटीज में बड़े अच्छे से दी गई है, जैसे यहाँ पे ये टाइमलाइन मेंशन है। अब अगर ये टाइमलाइन आपको, ये डायग्राम आपको याद रह गया तो आप इसमें कंपेयर कर सकेंगे हमारी मेसोपोटामिया, इजिप्टियन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ये कुछ चीजें हमारी न्यू एनसीईआरटीज में अच्छे से दे रखी है, ये आपको यूपीएससी में काफी हेल्पफुल रहेंगी। देन नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम विलेज टू द सिटी, द वास्ट प्लेन ऑफ द पंजाब। पंजाब हमारा कौन सा रीजन, जो आज की टाइम का इंडिया का पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब और सिंध, इसके आसपास हमारी इंडस जो रिवर है वो यहाँ पे फ्लो करती है। इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे फ्लो करती हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जहाँ पे रिवर्स प्रेजेंट होगी, रिवर्स वहाँ के सोइल को भी फर्टाइल बनाती है, तो फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस जो है वो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फर्टाइल हो गई, देन इट मेड दिस फैक्टर फेवरेबल फॉर द एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल होगी। अब इंडस वैली के अलावा हमारी एक सरस्वती रिवर, जो आज के टाइम पे सरस्वती जो है वो सूख चुकी है ऑलमोस्ट, इसकी कुछ एक ट्रिब्यूटरीज जैसे राजस्थान में घग्गर, इसी का से ओरिजिनेटेड मानी जाती है। ये सरस्वती का ही अल्टरनेटिव हमारी घग्गर जो है वो मानी जाती है। घग्गर भी आज के टाइम पे एक सीजनल रिवर है कि रेनफॉल के टाइम पे यहाँ पे वाटर होता है, अदर बाकी पार्ट्स ऑफ द ईयर में यहाँ पे वाटर नहीं होता। तो ये जो सरस्वती रिवर है, जो पहले कभी मानी जाती थी कि यहाँ पे सरस्वती रिवर फ्लो हुआ करती थी, तो उसके आसपास भी हमारे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान और गुजरात के रीजन्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ साइट्स जो हैं वो मानी जाती हैं। और ये था अबाउट 3500 बीसी के टाइम पीरियड का टाइम, जहां पे विलेजेस जो है, ये पहले एक ये जो रीजन है वो विलेजेस हुआ करता था, विलेजेस जो है वो टाउन्स में कन्वर्ट हुए एंड टाउन्स फर्दर सिटीज में कन्वर्ट हुए। तो यहाँ से ये अर्बनाइजेशन का जो फिनोमेना है, अर्बनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसी सिविलाइजेशन को डिफरेंट नामों से बुलाया है, जैसे इंडस, हड़प्पन, इंडस सरस्वती या सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। और यहाँ पे जो रहने वाले लोग होते थे, इनहैबिटेंट्स होते थे, इनको हड़प्पन्स बोला जाता था। अब इसको इंडस, सरस्वती, इन सिविलाइजेशन का नाम से जाना जाता है, ये तो हमें समझ में आता है क्योंकि ये इन रिवर्स के अराउंड इनकी जो साइट्स है वो प्रेजेंट होती थी। लेकिन इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन या इसके इनहेबिटेंट्स को हड़प्पन्स क्यों बोला जाता था, क्योंकि फर्स्ट जो हम एक्सकवेशन के टाइम पे जब हमें इन साइट्स के बारे में पता चला, तो फर्स्ट साइट जिसके बारे में हमें पता चला था कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, या यहाँ से हमें ये फर्स्ट साइट ये हमने एक्सकवेट करी है, तो वो थी हड़प्पा। हड़प्पा आज के टाइम के पाकिस्तान के पंजाब में प्रेजेंट है। ये 1921 में एग्जैक्टली इस साइट का हमने एक्सकवेशन करा था। इसके बारे में हमें पता चला था कि ऐसी एक सिविलाइज
सोसाइटी भी जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। इसको और ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि इससे पहले जो है वो विलेजेस का जो ज्यादा हमें विलेजेस ज्यादा पाए जाते थे यहाँ पे, सिविलाइज्ड सोसाइटी में हमारी अर्बन एरियाज कम पाए जाते थे। अब यहाँ पे मॉडर्न स्टेट या रीजन और कुछ हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट दी गई है। तो धोलावीरा जो है ये गुजरात से बिलोंग करती है। हड़प्पा हमने अभी देखा कि पाकिस्तान का जो पंजाब है वहां से बिलोंग करती है। कालीबंगा हमारे राजस्थान में, और टू बी मोर प्रिसाइज राजस्थान के हनुमानगढ़ में ये मिलती है। देन मोहनजोदारो हमारे पाकिस्तान में मिलती है, पाकिस्तान में भी सिंध रीजन में ये जनरली मिलती है। देन राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में मिलती है। तो इन पर्टिकुलर रीजन्स में हमारी ये पर्टिकुलर साइट्स जो है वो पाई जाती है। इन साइट्स की स्टेट्स आपको मोटा मोटा ये आइडिया होना चाहिए। जनरली आजकल यूपीएससी सीधे सीधे हमारी स्टेट से क्वेश्चन नहीं पूछता कि कौन सी स्टेट से हमारी कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन मिली है, लेकिन ये तो बहुत कॉमन है, इनसे नहीं पूछा जा सकता। कुछ अनकॉमन जो हमारी साइट्स है उनसे पूछा जा सकता है, या इनसे रिलेटेड कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन से कौन सी रिवर क्रॉस करती है, इससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता रहता है। तो आपको इन चीजों का आइडिया यहाँ पर होना चाहिए, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। फिर देखते हैं द सरस्वती रिवर। इंपॉर्टेंट सिटीज जो हमारे दो रिवर्स के आसपास ग्रो करती हैं वो है मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। ये हमारी इंडस सिविलाइजेशन के पास यानी इंडस रिवर के पास ये दो इंपॉर्टेंट सिटीज जनरली मिली थी। इसके अलावा सरस्वती रिवर के आसपास भी हमारी बहुत सारी साइट्स मिली हैं। तो सरस्वती रिवर को इंडिया में अब जो मैंने आपको बताया था कि घग्गर रिवर के नाम से अब जाना जाता है। सरस्वती तो हमारी वो जो है वो लॉस्ट हो चुकी है, लेकिन जो थोड़ी बहुत हमारी सरस्वती आज के टाइम पे प्रेजेंट भी है उसको इंडिया में घग्गर के नाम से जाना जाता है, और पाकिस्तान में इसी रिवर को हाकड़ा के नाम से जाना जाता है। तो इसको घग्गर हाकड़ा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और ये सीजनल रह गई है अब, क्योंकि अब इसमें थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे पानी नहीं मिलता। मॉनसून की सीजन में या रेनी सीजन में ही इसमें वाटर मिलता है। ये एक सीजनल रिवर हो चुकी है। तो सरस्वती का जो नाम है वो फर्स्ट मेंशन था हमारे 4 वेदा में। सबसे पुराना वेदा दैट इज ऋग वेदा में इसका नाम मेंशन है। सरस्वती रिवर के अलोंग साइड भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की काफी साइट्स भी जो है मिले हैं। फिर देखते हैं अबाउट द टाउन प्लानिंग। मोहनजोदारो एंड हड़प्पा ये पाकिस्तान में है। ये फर्स्ट 2 सिटीज थी जिनको हमें डिस्कवर करा था, और ये 1924 में इसको डिस्कवर करा गया था। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इनको इनिशियली नाम दिया गया था। लेटर ऑन हमने बहुत सारी सिविलाइज साइट्स के बारे में जाना, जैसे कि गुजरात की धोलावीरा, हरियाणा की राखी गढ़ी, एक ये है चौलिस्तान डेजर्ट इन पाकिस्तान में प्रेजेंट है, गनवेरी वाला, ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है और ये अब एनसीईआरटी में मेंशन है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो गनवेरी वाला कहाँ प्रेजेंट है? इन द चौलिस्तान डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इससे आपको पता चलता है कि चौलिस्तान डेजर्ट हमारा पाकिस्तान में मिलता है, और इस साइट के बारे में पता चलता है कि ये साइट वहां पे प्रेजेंट है। अब यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन को वैली बोला गया है। अब वैली वर्ड ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म्स में है, क्योंकि वैली रीजन जनरली यहाँ पे जिस सेंस में ये वैली वर्ड यूज करा गया है वो कि यहाँ पे ये रिवर्स के अलोंग ये जो साइट्स है वो प्रेजेंट है, लेकिन सारी की सारी साइट्स रिवर के अलोंग नहीं प्रेजेंट थी, कुछ साइट्स रिवर से बहुत ज्यादा दूर भी प्रेजेंट थी। तो ये वैली वर्ड यूज करना इन द लिटरल टर्म्स ये सही नहीं भी है। फिर यहाँ पे बहुत सारी साइट्स की लोकेशन दी गई है, जो आपको यहाँ पे जैसे जैसे एनसीईआरटीज में इनके नाम आते जा रहे हैं, इन साइट्स की लोकेशन के बारे में आपको याद रखना है। जैसे हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा, मोहनजोदारो के बारे में पढ़ा, धोलावीरा के बारे में पढ़ा, एंड ये जो गनवेरी वाला है उसके बारे में पढ़ा। फिर लोथल जो है वो गुजरात में प्रेजेंट है, और बहुत सारी साइट्स की एट प्रेजेंस भी डिस्कवरी चालू है। तो न्यूज में ये साइट्स रहती हैं। अगर किसी नई साइट के बारे में हमें कुछ और पता चला है, या पुरानी साइट के बारे में ही कोई न्यू इन्फॉर्मेशन हमें पता चली है, तो वो न्यूज में रहती है। तो इन चीजों से रिलेटेड भी आपको खुद को अपडेटेड रखना है, क्योंकि अब यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो इसकी तरफ चला गया है। करंट में रहने वाली चीजों को स्टैटिक के साथ लिंक करके यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन पूछता है। देन ये आज भी हो रही है। सरस्वती बेसिन के अलोंग भी हमारे बहुत सारी जो सिटीज है वो इंक्लूडेड हैं, जिसमें से 2 मेजर सिटी है हमारी राखी गढ़ी एंड गनवेरी वाला। इसके अलावा स्मॉलर सिटीज भी हमारी सरस्वती रिवर के अलोंग मिली है, जैसे हरियाणा में फरमाना प्रेजेंट है, ये भी बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, तो यूपीएससी इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये फरमाना कहाँ पे है? ये सरस्वती रिवर के अलोंग है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कम इंपॉर्टेंट बात की ये हरियाणा में प्रेजेंट है। इसके अलावा कालीबंगा जो राजस्थान में प्रेजेंट है, ये भी हमारी सरस्वती रिवर के अलोंग है। देन फ्यू टाउन्स भी हमें जो हड़प्पन साइट्स के फ्यू टाउन्स हैं, ये भी सरस्वती रिवर के अलोंग मिले हैं, विच आर भिराना एंड बनावली, ये दोनों ही
हरियाणा में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब टाउन प्लानिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे टाउन प्लानिंग हमारी हड़प्पन साइट्स में बहुत अच्छे से करी गई थी। जैसे बड़ी बड़ी यहाँ पे बहुत ही चौड़ी चौड़ी यहाँ पे सड़कें मिलती थी, वाइड स्ट्रीट्स थी, और बहुत सारी जो सिटीज थी इनमें ज्यादातर सिटीज में फोर्टिफिकेशन हुआ होता था। तो फोर्टिफिकेशन क्या होता है? मैसिव वॉल सराउंडिंग अ सेटलमेंट और सिटीज जनरली फॉर द प्रोटेक्टिव पर्पसेस। मतलब सिटी के अराउंड बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स लगाई जाती थी और इन वॉल्स का जनरल पर्पस होता था प्रोटेक्शन। तो बड़ी बड़ी फॉल्स का इन सिटीज के अराउंड बड़ी बड़ी वॉल्स का लगाना इज टर्म्ड एज फोर्टिफिकेशन। तो मेजर सिटीज जो हमारी हड़प्पन साइट्स की थी उसमें फोर्टिफिकेशन देखा जाता था। इसके अलावा इनकी सिटीज को जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। एक होता था हमारा अपर पार्ट, अपर टाउन जिसको बोला जाता था, एक होता था लोअर टाउन। अपर पार्ट में, अपर टाउन में जनरली ये कंसिडर किया जाता है, ये आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा ये कंसिडर किया गया है कि अपर टाउन में जनरली इलाइट लोग, ऐसे जो रूरल्स होते थे या जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में ऊपर आते थे, उनका दर्जा थोड़ा सा ऊपर होता था, रूरल्स होते थे या बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पीपल होते थे, वो हमारे अपर टाउन में रहते थे, और जो कॉमन पीपल होते थे वो हमारे लोअर टाउन में रहते थे। तो ये हम डिस्टिंक्शन देखते हैं, 2 डिस्टिंक्ट पार्ट में इन सिटीज को डिवाइड किया जा सकता है। कुछ बिल्डिंग्स में हमें वेयर हाउसेस भी मिलते हैं। वेयर हाउसेस होते हैं जहां पे गुड्स रखे जाते हैं, गुड्स जो हमने हमारे ट्रेड में ट्रांसपोर्ट करने हैं उससे पहले जहां पे गुड्स जिस प्लेस में रखे जाते हैं उसको वेयर हाउस बोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ लार्ज बिल्डिंग्स इनकी सिटीज में पाई जाती थी जिनको इन्होंने कंसिडर कराया है कि ये वेयर हाउस होते होंगे और वेयर हाउस होते होंगे। तो यहाँ पे ये चीज हमें बताती है कि हड़प्पन में ट्रेड भी होता था। ट्रेड के और भी ज्यादा हमें आगे हम देखते हैं कि क्या क्या हमें जो है प्रूफ्स मिले हैं। इंटरेस्टिंगली द क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन, जो क्वालिटी होती थी, चाहे वो बड़े घर हैं, चाहे वो बिग हाउसेस हैं, चाहे वो स्मॉल हाउसेस हैं, उनकी क्वालिटी लगभग सेम रहती थी। इनकी जो बिल्डिंग्स होती थी वो दे वर मेड ऑफ द ब्रिक्स। तो ये हमारी जो प्रीवियसली हमने डिस्कवर्ड जो सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, इजिप्ट की सिविलाइजेशन, उससे जो है इसको डिफरेंशिएट करती है। यहाँ पे ब्रिक्स का जो यूज है वो ब्रिक्स यहाँ पे डिफरेंट थी, वो ब्रिक्स एडवांस थी इन कंपैरिजन टू द सिविलाइजेशन। तो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन कंसीडर किया जाता है इन कंपैरिजन टू द अदर सिविलाइजेशन। तो उसी टाइम पीरियड पे हमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में मिली थी। कुछ एक स्ट्रक्चर्स भी हमें इन बिल्डिंग्स में या हमारी सिटीज में मिलते हैं, जैसे ये और वो जो स्ट्रक्चर है दैट इज द मैटर ऑफ अ डिबेट। जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का मेंशन है दैट इज द ग्रेट बाथ। ये ग्रेट बाथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बाथ से भी यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ग्रेट बाथ की सबसे पहली बात आपको याद होनी चाहिए कि ये मोहनजोदारो में मिली है। तो कौन सी साइट से, ये कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट से मिली है? मोहनजोदारो से मिली है। अब ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जिसका एक टैंक लाइक स्ट्रक्चर है जिसका यहाँ पे मेजरमेंट दिया गया है। ये वाटर प्रूफिंग मटेरियल से बना हुआ है। तो इसके ऊपर डिबेट रहता है कि एक्चुअल में इसका क्या पर्पस रहता होगा। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये रिलीजियस पर्पस से इसको बनाया गया होगा, कुछ कहते हैं कि इसको जो पब्लिक बात है उसके पर्पस से बनाया होगा, कुछ कहते हैं कि इलाइट पीपल के बात के पर्पस से बनाया होगा। तो ये एक मैटर ऑफ डिबेट है कि एक्चुअल में ये किस पर्पस के लिए बनाया होगा। लेकिन जो हमारा एक जो कंसर्न है कि ये कहते हैं कि ये पब्लिक बात नहीं हो सकता। पब्लिक बात अगर ये होता तो हमने देखा है कि इनके जो इंडिविजुअल होम्स हैं उसमें प्राइवेट हमें बाथरूम्स देखने को मिले हैं। तो ये पब्लिक बात तो यहाँ पे नहीं होगा। तो हमारे पास 2 व्यू पॉइंट्स रह जाते हैं। उन 2 व्यू पॉइंट्स में आज भी एक मैटर ऑफ डिबेट है कि एक्चुअल में इस जो हमें मिला है इस वाटर बाथ का एक्चुअल में पर्पस क्या होगा। क्या ये रिलीजियस पर्पस के लिए है या इलाइट लोगों के बात पे पर्पस के लिए? तो ये एक मैटर ऑफ डिबेट है आज भी। ये ग्रेट बाथ जो है ये सराउंडेड है बाय स्मॉल रूम्स जिसमें से वन ऑफ देम कंटेन अ वेल, और कुछ ऐसे कॉर्नर में टैंक रखे गए हैं ताकि हम इस वाटर को रिफिल कर सके, इस वाटर को टाइम टू टाइम फ्रेश वाटर से रिप्लेस कर सके। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स भी मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है कि क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं इस ग्रेट बाथ के, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिए। नेक्स्ट एक टॉपिक है हमारा वाटर मैनेजमेंट। जो हड़प्पन थे ये अपनी वाटर मैनेजमेंट और क्लीननेस में बहुत ज्यादा ध्यान देते थे। यहाँ पे जो घर यहाँ पे बने हुए थे वहां पे सेपरेट एरिया थे फॉर द बाथ। तो बाथ एरियाज में मैंने आपको यहाँ पे जब ग्रेट बाथ के बारे में बताया था तो ग्रेट बाथ में मैंने आपको बताया कि ये जो एक ओपिनियन था कि एक पब्लिक बाथ था, वो ओपिनियन जो है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं दी गई कि क्योंकि जो हमारे यहाँ पे लोगों के घर थे वहां पे प्राइवेट बाथरूम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते थे। तो प्राइवेट बाथरूम्स यहाँ पे प्रेजेंट होते थे। तो ये चीज दिखाती है कि वाटर मैनेजमेंट और क्लीनलीनेस पे ये लोग बहुत अच्छे से ध्यान देते थे। और ड्रेनेज का नेटवर्क भी यहाँ पे अच्छा खासा मिला हुआ था ताकि ये जो वेस्ट वाटर है उसको ये जाने का रास्ता दे सके। तो यहाँ पे इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया होता था कि ये स्ट्रक्चर से ये अच्छे से इनका ड्रेनेज पैटर्न जो था वो वेल डेवलप्ड टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न यहाँ पे प्रेजेंट था। मोहनजोदारो में पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम 100 ऑफ वेल्स मेड
मेड ऑफ द ब्रिक्स, तो ब्रिक्स के यहाँ पे वेल्स बनाए गए हुए थे, तो वहां से ही अपने वाटर को जाने का रास्ता देते थे। इसके अलावा ह्यूमन मेड रिजर्वायर्स भी बहुत सारी जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां पे मिलते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा मिलते हैं हमारे धौलावीरा पे एक लार्जेस्ट रिजर्वायर मिलता है विच इज 7300 मीटर्स इन लेंथ। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत सारे मॉक टेस्ट में भी ये क्वेश्चन देखा गया है कि धौलावीरा में यहाँ पे हमारा लार्जेस्ट रिजर्वायर मिलता है। तो कौन सी ऐसी इंडस वैली सिविलाइजेशन है जहाँ पे लार्जेस्ट रिजर्वायर मिलता है, दैट इज द धौलावीरा। धौलावीरा में एटलीस्ट 6 लार्ज रिजर्वायर्स विच आर बिल्ट ऑफ द स्टोन्स और इवन कट इनटू द रॉक्स, तो रॉक्स को कट करके भी यहाँ पे धौलावीरा में रिजर्वायर्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पे ये वाटर मैनेजमेंट, वाटर का जो प्रॉपर जो मैनेजमेंट है वो ये दिखाता है वेरियस इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स में, स्पेशली इन द साइट ऑफ द धौलावीरा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट डिड द हड़प्पन्स ईट, तो हड़प्पन्स एक्चुअल में खाते क्या थे, क्योंकि हड़प्पन्स जो है ये हमने देखा है कि स्पेशली रिवर्स के अलॉन्ग साइड रहते थे, रिवर्स के अलॉन्ग साइड रहते थे, तो ये एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करते थे। अब एग्रीकल्चर में भी कौन कौन से क्रॉप्स के यहाँ पे हमारे पास एविडेंसेस मिले हैं, ये बार्ले के एविडेंसेस मिले हैं, व्हीट, सम मिलेट्स एंड समटाइम्स राइस। अब ये इंफॉर्मेशन बहुत ही वेग लग रही है कि इस इंफॉर्मेशन से आपको लग रहा होगा कि जनरली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, लेकिन ये ज्यादा यूपीएससी का फोकस एरिया होता है। फोकस एरिया जनरली रहता है कि ट्रेड में अगर बात करें तो ट्रेड में अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक भी देखें तो कौन सी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में अगर हम पढ़ रहे होते हैं, किसी पर्टिकुलर रूलर के बारे में पढ़ रहे होते हैं, या मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो पोर्टुगीज के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहां पे ट्रेड से पूछा जाता है कि इस टाइम पीरियड में क्या एक्सपोर्ट करा जाता था, क्या इंपोर्ट करा जाता था। यही चीज हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एंशिएंट सिविलाइजेशन में पर्टिकुलरली कि कौन कौन से क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो करे जाते थे। तो आप किसी भी टाइम पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये चीजें जो है वो स्पेशल फोकस देके पढ़नी है। तो यहाँ पे ये व्हीट, सम मिलेट्स एंड समटाइम्स राइस, ग्रू सीरियल्स लाइक बार्ले, ये इन चीजें पे ये इनका फोकस रहता था। इसके अलावा पल्सेस भी ये ग्रो करते थे और ए वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स भी ये ग्रो करने का काम करते थे। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, दे वर ऑल्सो द फर्स्ट वन इन यूरेशिया टू ग्रो कॉटन। तो कॉटन के जो रिमेन्स हैं, ये रिमेन्स हमें वेरियस इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पे ये मिले हैं। तो प्रोबेबली ये कॉटन को आज के टाइम पे जैसे हम कॉटन को यूज करते हैं फॉर क्लोथिंग नीड्स, तो ये भी क्लोथिंग नीड्स के लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए ये कॉटन को यूज करते थे। फार्मिंग टूल्स को भी ये बनाते थे। इवन जो जो आज के टाइम पे बनाए गए वो आज के टाइम पे भी मॉडर्न एग्रीकल्चर में भी समटाइम्स ये प्रैक्टिस करा जाता है, सम एरियाज में ये प्रैक्टिस करा जाता है। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिगर दी गई है, अ स्मॉल क्ले मॉडल ऑफ द प्लो फ्रॉम बनावली इन हरियाणा। तो इस तरीके के यूपीएससी क्वेश्चंस भी पूछता है। अब आप इस डायग्राम को वैसे तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन यूपीएससी पूछ सकता है कि एक स्पेशल क्ले मॉडल मिला था प्लो का, वो कौन सी साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला था। तो बनावली, हरियाणा की जो बनावली साइट है वहां से ये मिला था। तो ये छोटी छोटी चीजों से यूपीएससी जो है वो क्वेश्चंस पूछता रहता है, तो ये चीजें आपको अच्छे से ध्यान देके चलते रहना है। हड़प्पन्स जो है वो एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी करते थे। अब वो एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करते थे फॉर द मीट कंजप्शन, और ये रिवर और सीज दोनों ही एरियाज में ये फिशिंग एक्टिविटी भी करते थे। तो फिशिंग भी करते थे, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन भी करते थे फॉर द कंजप्शन ऑफ द मीट। अब ये चीज हमें पता चली है, बहुत सारे जैसे लार्जर एक्सकवेशंस करे हैं तो वहां पे एनिमल्स एंड फिशेस की बॉन्स हमें मिली हैं, तो उस चीज से हमें ये पता चलता है कि इन सारी एक्टिविटीज में भी ये हमारे जो हड़प्पन्स थे वो इन्वॉल्व थे। ये इनके कुकिंग पॉट्स में कौन कौन सी चीजें मिलती थी, जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास कैटल्स वगैरह भी होती थी, सॉरी आई एम नॉट श्योर कैटल होती थी या नहीं होती थी। ये डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल को प्रैक्टिस करते थे, तो डेयरी प्रोडक्ट्स इनके पास मिलते थे। इसके अलावा सम रिमेन्स ऑफ टर्मरिक, जिंजर एंड बनाना। अब यहाँ पे ये कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है, अगर आप इस लाइन को इग्नोर करते हैं तो अगर आपकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट आ जाती है कि अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे टर्मरिक, जिंजर एंड बनाना जैसे प्रोडक्ट्स भी पाए जाते थे, तो आपको लगेगा कि ये स्टेटमेंट गलत है, हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है, ऐसा आप खुद से ये इमेजिन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमें टर्मरिक, जिंजर और बनाना के रिमेन्स मिले थे हड़प्पन्स की सिविलाइजेशन के टाइम, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम। तो ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं, ये जो हम इग्नोर करके चलते हैं, ये हमारी एनसीईआरटी, इवन 6th क्लास की एनसीईआरटी में कितनी इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है, और यही टेंडेंसी रहती है यूपीएससी इन्हीं एरिया से क्वेश्चंस पूछता है। अगर आपकी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें तो आपको ये चीजें अपने आप से समझ में आने लग जाएंगी। फिर अब ब्रिस्क ट्रेड, जैसे मैंने आपको ट्रेड में पहले ही बताया था, एक्सपोर्टेड आइटम और इंपोर्टेड आइटम से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो कौन कौन सी जो आइटम्स है ये हड़प्पन्स एक्सपोर्ट करते थे और कौन कौन सी इंपोर्ट करते थे वो देखते हैं। एक्सपोर्टेड आइटम्स की बात करें तो ऑर्नामेंट्स, टिम्बर एंड सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज, प्रोबेबली गोल्ड एंड कॉटन भी ये एक्सपोर्ट करते थे।
एंड पॉसिबली सब फूड आइटम्स को भी एक्सपोर्ट करते थे। मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट जो था वर बीड्स ऑफ कार्नेलियन, अ रेडिश सेमी प्रीशियस स्टोन मोस्टली फाउंड इन द गुजरात। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कॉर्न शेल्स को भी ये शेल्स के बेंगल्स बनाते थे। अब ये हार्ड होता था बनाना क्योंकि शेल जो था वो एक हार्ड मटेरियल था। अब उसको किस तरीके से ये मॉडिफाई करके उसको बेंगल्स में कन्वर्ट करते थे, तो इसमें सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स जो है वो लगती होगी, और वो टेक्निक्स ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले पीपल को या हड़प्पन्स को आती होगी, तभी यहाँ पे ये शेल्स से बेंगल्स बनाने का काम करते थे। इंपोर्ट की अगर बात करें तो इंपोर्ट में ये ज्यादा क्लियर नहीं है कि कौन सी आइटम को ये इंपोर्ट करते होंगे, लेकिन प्रोबेबली ये कॉपर को इंपोर्ट करने का काम करते होंगे। तो यहाँ पे ये इसके थोड़े बहुत एविडेंसेस जो है वो मिलते हैं। अब ये हड़प्पन्स जो हैं इन्होंने कॉपर के साथ टिन को मिक्स करके एक ब्रॉन्ज बनाया था। तो यहाँ पे ब्रॉन्ज के एविडेंसेस भी मिलते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को ये समझ में आ गया था कि कॉपर अपने आप में इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। कॉपर के अंदर जब हम टिन को मिला देते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्गर एलिमेंट का फॉर्मेशन करता है, जो तो यहाँ पे ये ब्रॉन्ज को बनाने का भी काम ये हड़प्पन्स ने ही शुरू करा था। इसके अलावा इस फिगर में दिया गया हड़प्पन आइवरी कॉम, तो आइवरी कॉम जो ये इट वाज फाउंड एट द कोस्ट ऑफ ओमान। तो यहाँ पे ये चीज भी आपको थोड़ा सा याद रखनी है। देन हड़प्पन बीड्स ऑफ कार्नेनियल बीड्स एक्सकेवेटेड एट सूसा प्रेजेंट डे ईरान। तो ये डायग्राम्स का भी रेफरेंस आपको थोड़ा बहुत, ये फिगर्स का रेफरेंस थोड़ा बहुत देख के जाना चाहिए कि यूपीएससी यहाँ से भी थोड़े बहुत आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। ट्रेड के लिए ये यूज करते थे लैंड रूट्स को और रिवर्स के रूट को, दोनों ही तरह के रूट को ये जो है यूज करते थे। तो फर्स्ट इंटेंसिव मैरिटाइम एक्टिविटी इंडिया में अगर कहीं पाई गई है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही ये जो एक्टिविटी है ये हमारी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे लैंड रूट और रिवर रूट, सी रूट, तीनों तरीके से ही ये जो अपना ट्रेडिंग की एक्टिविटी है उसको करते थे। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स जो हैं वो हमारे जो पोर्ट के जो सी के अराउंड एरियाज है वहां पे भी मिलती हैं, तो वो भी ये चीजें दिखाती है। जैसे एक छोटी सी साइट है लोथल, ये गुजरात में एक साइट है। तो इस साइट का यहाँ पे ये दिया गया है कि एक 2 फुटबॉल ग्राउंड जितना एरिया इस साइट का था, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट था। ये प्रोबेबली एक डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड क्या होता है? एक स्ट्रक्चर यूज्ड टू रिसीव एंड सेंड बोन्स फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स। तो यहाँ पे ये जो लोथल जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट थी जो गुजरात में प्रेजेंट थी, प्रोबेबली ये डॉकयार्ड की तरह काम करती थी, और यहां से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है वो करते थे। अब ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही हो रहा है, इसको इंश्योर कैसे करा गया? यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स थे इनकी जो सील्स है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ जैसे ओमान में हमें ये चीजें मिली हैं या वेरियस हमारे यूरोप की वेरियस साइट्स में हमें ये चीजें मिली हैं, तो वहां पे पर्टिकुलरली इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स मिली हैं। थाउजेंड्स ऑफ नंबर की स्मॉल सील्स हमें मिली है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, हैज बीन एक्सकवेटेड इन मेनी सेटलमेंट्स। बहुत सारी सेटलमेंट्स में भी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की बहुत सारी सेटलमेंट्स में भी ये सील्स मिली हैं। तो ये सील्स तो जो थी इट वाज जनरली मेड ऑफ द स्टीटाइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सील्स हैं वो किस मटेरियल से बनी हुई थी? वो स्टीटाइट से बनी हुई थी। स्टीटाइट एक सॉफ्ट स्टोन है जिसको अगर हम हीट कर देंगे, जिसको अगर हम गर्म करते हैं तो वो हार्डन हो जाता है। तो ये सील्स इस तरीके से बनाई जाती थी। यहाँ पे इस सील के ऊपर एनिमल फिगर्स मिलते थे, इसके अलावा फ्यू साइंस मिलते थे जो प्रोबेबली इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाइम की राइटिंग थी, ये कुछ लिखा करते थे। ऑल्दो हम उस राइटिंग को डिकोड नहीं कर पाए हैं, हमें नहीं समझ में आता आज भी ये कि एक्चुअल में इन्होंने ऊपर क्या लिखा था, बट ये सम फॉर्म ऑफ राइटिंग थी विद द एनिमल फिगर। तो ये सील्स हमारी स्टीटाइट की बनी होती थी। स्टीटाइट के साथ साथ इस जो सील पे एनिमल फिगर पाया जाता था, इसके साथ एक कोई ना कोई राइटिंग पाई जाती थी जिसको हम अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड किस तरीके से हुआ। 1900 बीसी के टाइम पे हम देखते हैं कि ये जो साइट्स थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू कर देते हैं। जो हमारे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो इनहैबिटेंट्स थे, जिनको हम हड़प्पन्स बोलते हैं, इन्होंने विद द टाइम, ये अर्बन टाइप ऑफ सिविलाइजेशन में रहते थे, इन्होंने रूरल लाइफस्टाइल को जीना शुरू कर दिया। तो ये रूरल सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हो गया, रूरल लाइफस्टाइल में इनका जो लाइफस्टाइल है वो कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो ये आर्कियोलॉजिस्ट बहुत सारे फैक्टर्स देते हैं कि किन फैक्टर्स की वजह से इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ होगा। तो प्रोबेबली ये कहते हैं कि कोई वॉरफेयर या फॉरेन इन्वेजन हुआ होगा, लेकिन किसी भी वॉरफेयर या इन्वेजन के साइंस यहाँ पे मिलते नहीं है। एज वेल एज इंडस वैली सिविलाइजेशन की किसी भी साइट में इन्होंने कोई भी आर्मी नहीं रखी हुई थी, कोई भी वेपन्स नहीं रखे हुए थे, तो ऐसे कोई साइंस हमें मिलते नहीं है। और ये पीसफुल टाइप ऑफ सिविलाइजेशन थी, तो इस व्यू को तो ज्यादा ये मान्यता इसको नहीं मिली हुई है। फिर 2 अदर फैक्टर्स जिसको करंटली एग्रीड हैं कि ये फैक्टर्स रहे होंगे जिसकी वजह से हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन में डिक्लाइन देखने को मिला होगा, जिसमें फर्स्ट फैक्टर है हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर।
ऑल ओवर द वर्ल्ड 2200 BCE से ही क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिले थे। क्लाइमेट में किस तरीके के चेंजेस देखने को मिले थे? रिड्यूस रेनफॉल एंड अ ड्रायर फेज। तो ये माना जाता है कि विद द रिड्यूस रेनफॉल और ये क्लाइमेट में चेंजेस की वजह से हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स में जो है वो डिक्लाइन देखने को मिला, क्योंकि रेनफॉल कम होने की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर डिक्रीज हो गया होगा। तो हमारी ये सिविलाइजेशन जो है, क्योंकि ज्यादा हमारी सिविलाइजेशन ये एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थी, तो ये इसमें डिक्लाइन देखने को मिला। सेकेंड रीजन जो इस डिक्लाइन के लिए आर्कियोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं, जिसको माना जाता है, दैट इज द सरस्वती रिवर जो है वो सेंट्रल बेसिन पे जो प्रेजेंट थी वो ड्राई होने लगी। तो बहुत सारी साइट्स हमारी सरस्वती बेसिन पे भी प्रेजेंट थी जो हमने देखी है, जिसमें से मेजर है हमारी कालीबंगा या बनावली, कालीबंगा राजस्थान वाली, बनावली हरियाणा वाली। तो ये जो मेजर साइट्स हमारी सरस्वती रिवर के अराउंड थी, ये अबेंडन होने लगी सरस्वती रिवर के सूखने की वजह से। तो क्लाइमेटिक फैक्टर को मेजर फैक्टर माना जाता है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिक्लाइन में। तो ये हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ भरा हुआ, और ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन में से बहुत सारी चीजें हमारी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी जा चुकी है, जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके अलावा आपको ये पैटर्न एनालाइज करना आना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें जो हमारी ये बेसिक सी एनसीईआरटी में मेंशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरीके से हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में से स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करने का काम करवाती है और हमारे क्वेश्चंस के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करवाती है। इसीलिए आपको ये एनसीईआरटी